चलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के परिवार पार्थ एकेडमी में। मैं हूं रवि चौधरी और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं फाउंडेशन रक्षक बेच। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पिछला जो प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने 43 को कंप्लीट किया था। मैं मान के चलूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा। और लास्ट वाला जो सवाल था जिसमें मैंने आप लोगों को दिया था कि जो पंडित अनोखे लाल मिश्र है इनका संबंध था किससे, तबला आप लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था। वही उस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। हम लोग बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 44 के साथ में। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहला सवाल जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो सवाल इस प्रकार से रहेगा। देखो, पहला सवाल आप लोगों को इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर चुनाव आयोग ने किस पैरा ओलंपियन को दिव्यांगों के लिए राष्ट्र आइकन घोषित किया है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि यहाँ का जो पैटर्न है, ये जो सवालों का पैटर्न है, जिस दिन 7 से 8 जून के जिस दिन भारतीय सेना की परीक्षा होगी, देख लीजिएगा यही पैटर्न रहेगा। हो सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से पूछ ले, ठीक है, इस मायने में। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अब आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग, पहले तो हम लोग चुनाव यहां पर आयोग की बात कर लेंगे, चुनाव आयोग की हम लोग बात करेंगे, चुनाव आयोग की हम लोग बात करेंगे। कौन से आर्टिकल में वर्णन, जवाब हो जाएगा आर्टिकल 324 में हमें इसका वर्णन देखने को मिलेगा। कौन से भाग में वर्णन देखने को मिलता है, भाग 15 में वर्णन देखने को मिलता है। अब आप देखिएगा, उसने सवाल ये सवाल पूछा है कि दिव्यांगों को राष्ट्रीय आइकन का दर्जा दिया गया, तो वो कौन कौन से दिव्यांग थे। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा राकेश कुमार, ऑप्शन देखने को मिलेगा शीतल देवी, उपयुक्त मतलब ये दोनों या इसमें से कोई नहीं ऑप्शन हम लोगों को हमारी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। क्या रहेगा इस सवाल का राइट आंसर? आई होप सो कि आप लोगों ने क्लियर किया होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि राकेश कुमार और शीतल कुमार आप सभी जानते हैं कि दोनों तीरंदाजी से किस खेल से संबंधित दोस्तों, यहां पर तीरंदाजी से संबंधित है। तो ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा कि एक तो राकेश कुमार के बारे में, क्योंकि शीतल देवी जी के बारे में सब यहां पर जानते हैं, राकेश कुमार के बारे में कई स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। तो इन दोनों का संबंध यहां पर चुनाव आयोग ने जो दिव्यांग जन का राष्ट्रीय आइकन यहां पर घोषित किया है, इस बिहाफ पर हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए हमारे। आइए सवाल नंबर हम लोग, क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, उसी से रिलेट था। कल मैंने आप लोगों को एक दिया था, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी। एचटीटीपी मैंने लैंग्वेज का फुल फॉर्म बताया था, आप सभी जानते। हाइपर, मैंने आप लोगों को लिया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ये ट्रांसफर यहां पर, और प्रोटोकॉल क्या देखा था, प्रोटोकॉल देखा था। ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर था। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमने एचटीटी का फुल फॉर्म देखा था कल वाली क्लास में। अब देखो मैंने क्या समझाया था, जो भी क्लाइंट रहेगा और उसका जो भी सर्वर रहता है, मैंने कहा था इस क्लाइंट और सर्विस इस सर्वर के बीच में डाटा को भेजना और इस सर्वर से इस क्लाइंट के बीच में डाटा को यहां पर लेके आना। ठीक है, क्या लेकर आना, डाटा को यहां पर लेकर आना। तो ये बेसिकली काम किसका था, ये काम होता है वेबसाइटों में एचटीटीपी लैंग्वेज का। आई होप सो कल वाली क्लास में क्लियर हुआ होगा। ब्लाइंड ईमेल में बीसीसी का मतलब क्या होता है, तो ये बीसीसी का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। ठीक है, ईमेल जब करोगे तो उसमें बीसीसी का ऑप्शन होता है, आप सभी जानते हैं। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, कंप्यूटर आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसे सवाल जो पूछ सकता है तो वो यही अप्रोच के साथ में पूछेगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 3 के साथ जाएंगे। और सवाल नंबर जो 3 आप लोगों से सवाल पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सुप्रीम सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा, सर्वाधिक अलौकिक भाग जो किसको कहा था, भाग 4 को कहा था, भाग 3 को कहा था, भाग 10 को कहा था, या भाग यहां पर 9 को कहा था, किसको यहां पर कहा गया था, आप लोगों से यहां पे सवाल पूछा है। ठीक है, तो देखो सीधा याद होना चाहिए। वैसे आप लोगों को याद होगा जब हम लोग भारत में संविधान के अलौकिक भाग की बात करते हैं, यहां पर देखे रखा है अलौकिक भाग। अलौकिक जब भी हम लोग भाग की बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग भाग 3 की बात करते हैं, और भाग 3 में आप सभी जानते हैं
हमारे पास में क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास में मूल अधिकार है। क्या देखने को मिलेंगे, मूल अधिकार है। आप लोगों को जानते होंगे, वैसे आप सभी जानते हैं मूल अधिकार का प्रावधान हम लोगों ने किस देश से लिया है, रिवीजन के बिहाफ पर मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि यूएसए से हम लोगों ने लिया है। क्या ये वाद्य योग्य नहीं, तो हम बोलेंगे हाँ यह वाद्य योग्य होते हैं। क्या होते हैं, यह वाद्य योग्य होते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। ये क्या होते हैं, ये यहाँ पर वाद्य योग्य होते हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। मूल अधिकार यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, प्रावधान हम लोग पढ़ा था और वाद्य योग्य पढ़ा था। तो जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मूल अधिकार है, अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख यहाँ पर कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल है, तो आर्टिकल क्रमांक 12 से लगाकर तो आर्टिकल क्रमांक 35 तक भारतीय संविधान में हमें मूल अधिकार की बात हमें देखने को मिलती है। जब हम लोग भाग 4 की बात करते हैं, तो भाग 4 में हम लोग बात करते हैं कि इसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। क्या रहेगा, नीति निर्देशक तत्व हमें देखने को मिलेगा। और सर इनका उल्लेख कहां से, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक 36 से लगाकर तो ये हमें 51 तक देखने को मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इनका प्रावधान कहां से लिया गया है, इनका प्रावधान कहां से लिया गया है। तो आप लोगों को याद होगा कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जो डीपीएसपी होते हैं, इनका प्रावधान कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने इनका प्रावधान यहां पर लिया है। आप लोगों को याद होगा भाग 10 की हम लोग बात करते हैं, जिसमें हमें अनुसूचित यहां पर याद होना चाहिए, अनुसूचित जाति व जनजाति का उल्लेख जो है हमें भारतीय संविधान में यहां पर देखने को मिलता है। मैं बता रहा हूं, ये याद करना, सीधा आंसर पे नहीं आ जाना कि इस सवाल का राइट आंसर है भाग 3। ये लो मैंने आंसर बता दिया। क्या कर रही है, एक सवाल को रट लिया ना, एक सवाल का आंसर दिख गया। कितने प्रकार से मायने हैं, कितना नॉलेज आप लोगों ने लिया, यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। और जब इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, हम लोग जब डॉक्टर भीमराव जी के बारे में बात करते हैं, आप सभी जानेंगे कि प्रारूप समिति के हेड वही थे। प्रारूप समिति जब आप सभी जाने, उन्हीं के द्वारा बिल्डअप यहां पर की गई थी। कब दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनती है, आप सभी जानेंगे। और भारत के पहले जो आप सभी जानेंगे विधि मंत्री कौन रहे थे, विधि मंत्री यानी कानून मंत्री कौन रहे थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहां पर रहे थे। 14 अप्रैल को उनकी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। आप लोगों को याद होगा 14 अप्रैल के दिन, या आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा, ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे। इन्होंने भाग जो फंडामेंटल राइट से इसको अलौकिक भाग के रूप में संदर्भित किया था। तो ये सारा अप्रोच है, ये आप सभी के लिए है, इसका आप लोग गहन अध्ययन कर लीजिएगा। आइए भाग सवाल नंबर हम लोग 4 पर चर्चा करते हैं। सवाल 4 क्या है, देखो अब सवाल 4 क्या देखने को मिलेगा, अनुसूचित और जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख, इनके क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में हमें देखने को मिलेगा। और यही पैटर्न रहेगा। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है और फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि भाग 10 अभी हम लोगों ने देखा था, भाग 10 को देखा था, यही तो इस सवाल का राइट आंसर होगा। बैक टू बैक कर दिए यहाँ पर। भाग 3 में अभी हम लोग मूल अधिकार हम लोग देख कर आए थे। क्या देख कर आए थे, मूल अधिकार हम लोग यहाँ पर देख कर आए हैं। तो मूल अधिकार, और इसमें हम लोग क्या देख कर आए, हम लोग नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक जो है तत्व हम लोग देख कर आए हैं। सो ये आप लोगों को याद होगा। अगर हम लोग बात करेंगे कि आर्टिकल क्रमांक जो है 12 पर चर्चा कर लेते हैं, आर्टिकल क्रमांक 13 पर चर्चा कर लेते हैं, आर्टिकल क्रमांक 14 पर चर्चा कर लेंगे, 15 पर चलो कर लेंगे, 16 पर कर लेंगे, चलो 17 तो छुआछूत का है, आर्टिकल 18 पर चर्चा कर लेंगे। सो रिवीजन के पर्पज से ही हम लोग करेंगे, इतना डिप्थ में नहीं करेंगे हम लोग इनको, केवल रिवीजन कंटेंट के हिसाब से बात है। यदि किसी भाई ने अगर अब भी अपनी पढ़ाई शुरुआत नहीं की है, तो इन बेचों से भाई पढ़ ले, तो कुछ हो सकता है भला हो जाए। आर्टिकल 12 में लिखा है, यहां पर क्लियर मेंशन है हम लोगों को, यहां पर राज्य की परिभाषा क्या है दोस्तों, यहां पर राज्य की परिभाषा। तो यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर राज्य की परिभाषा लिखा गया। परिभाषा कैसे लिखी है मैंने, देखो यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर जो है वो राज्य की परिभाषा, क्या लिखा गया है, राज्य की परिभाषा लिखा गया है। आर्टिकल 13 में है अल्पीकरण की प्रक्रिया,
करण की जो है यहाँ पर प्रक्रिया है वो यहीं पर हम लोगों को देखने को मिलेगी। आर्टिकल 14 आप सभी जानेंगे कि यहाँ पर विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष जो है समानता की बात करता है ये। आर्टिकल 15 आप लोगों को बोलता है धर्म जाति मूल, मूल के बाद लिंग और विभेद, इनमें सब में समांत विभेद, इनमें सब में क्या रखनी होगी, समानता रखनी होगी। आर्टिकल 16 बोलता है लोक नियोजन में समान अवसर, किसमें, लोक नियोजन में समान अवसर की बात करता है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। आर्टिकल 18 क्या बतलाता है, आर्टिकल 18 बताता है उपाधियों का अंत, किनका अंत दोस्तों, उपाधियों का अंत का जो प्रावधान करता है वो यही कहता है। तो मैं आशा करूंगा कि मैंने अगर ये आप लोगों को लिखाए हैं, इनमें भी बहुत सारी बातें हैं ऐड करने के लिए, पर हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम केवल ये हम लोगों ने 6 आर्टिकल देखे हैं, ये लिख लीजिएगा, लिखे होंगे, रिवीजन हो गया होगा, याद कर लीजिएगा। तो ये हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 4 जो क्या है, ठीक है, गर्मी बहुत है आज। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकोन को निम्नलिखित किस कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, बताइए आप सभी कहां पर दिया गया। हम लोग बात जो चर्चा कर चुके हैं किसमें इनको दिया गया है। देखो साहित्य का 2024 का नोबेल हान कॉन को दिया गया, किनको, हान कान को एक व्यक्ति है, इसको दिया गया। शांति का जो है निहोन, याद होना चाहिएगा, निहोन हिंडाक्यो, निहन हिंडाक्यो, ये किसको दिया गया, निहन हिंडाक्यो को। भौतिक का मुझे क्लियर तरीके से नाम नहीं पता, चिकित्सा का आप लोगों को पता है, 2 लोगों को, एक का नाम है विक्टर, क्या नाम दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोज, विक्टर एम्ब्रोज, ये यहां पर याद कर लेना। और गेरी, ये यहां पर देखने को मिलेगा गेरी रूकुन, कौन है दोस्तों, गेरी रूकुन, इन दोनों को मिला है। तो इन दोनों को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार यहां पर मिले हैं, आप लोगों को याद होगा। और हर वर्ष हर तारीख को 10 दिसंबर के दिन, कौन सी को, 10 दिसंबर के दिन नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार। ये भी आप लोगों को बात पता होगा कि 10 दिसंबर को हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो सकता है इन सवालों का। आइए सवाल नंबर 5 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 5 इस प्रकार से है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक दीन नील दर्पण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीधा पूछता है नील दर्पण किसकी पुस्तक है, लेकिन जो वास्तविक से कहां से आई नील दर्पण, सो ये कहां से आई थी, इसी विद्रोह के बाद आई थी। पुस्तक के लेखक है दीनबंधु मित्र। आप लोग मॉडर्न इंडिया जब पढ़ते हैं हम लोग, तो अक्सर उसमें पढ़ते हैं, ऑफलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोगों को यहां पर याद होगा। सवाल नंबर 7 पर चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 7 है घुड़सवारी, ठीक है। ये रेंज क्या है, ये रेंज आपको पता है निशानेबाजी का परिसर है, निशानेबाजी का जो परिसर होता है इसको ये बोलते हैं। वेलोड्रम क्या होता है, वेलोड्रम होता है साइकिलिंग, जो हम लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिलिंग का जो होता है। एरिना हम लोग दोस्तों यहां पर बोलते हैं घुड़सवारी, क्या बोलते हैं, घुड़सवारी हम लोग बोलते हैं। तो ये प्रमुख रूप से ट्रेग होते हैं बेसिकली, ठीक है। सो ये भी मुझे लगता है पूछने की पॉसिबिलिटी से। स्टैटिक में गेम्स एंड स्पोर्ट्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। रेंज जो है यहाँ पर निशानेबाजी से है, वेलोड्रम यहाँ पर साइकिलिंग से है, और एरिना यहाँ पर क्या है दोस्तों, घुड़सवारी से। ये यहाँ पर घुड़सवारी के बारे में देख के रखा है, तो एरिना यहाँ पर ऑब्वियसली हो जाता है, तो वैसा गलत नहीं होगा ये आप लोगों का सवाल। सवाल नंबर हम लोग 8 पर चर्चा करते हैं, और सवाल नंबर 8 क्या है, सिक्किम के राजकीय पशु का क्या नाम है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पड़ेगा। तो लाल पांडा, क्या है दोस्तों, लाल पांडा यहाँ पर होगा, ये सिक्किम का राजकीय पशु है। देखो जब हम लोग तेंदुआ की बात करते हैं तो ये 2 क्षेत्र का, एक तो हिमाचल प्रदेश, याद होना चाहिएगा, हिमाचल प्रदेश की मैंने जो बात की है यहाँ पर आप लोगों को याद होगा, और हिमाचल प्रदेश के बाद में लद्दाख, कहां पर बात की है मैंने, लद्दाख की बात की है। तो ये आप लोगों को यहां पर समझ में आएगा। अगर जैसे मैं बात करूंगा राजस्थान का राजकीय पशु क्या है दोस्तों, चिंकारा, क्या है दोस्तों, चिंकारा। राजस्थान के नीचे गुजरात आता है, गुजरात का राजकीय पशु क्या है, गुजरात का राजकीय पशु क्या है,
तो आप लोगों को याद होना चाहिए गुजरात का हो जाएगा एशिया शेर। क्या हो जाएगा? एशिया शेर यहाँ पर याद हो जाएगा। ये आप लोगों को, इसके नीचे महाराष्ट्र पड़ता है। जब हम लोग महाराष्ट्र पर आते हैं तो महाराष्ट्र का हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर गाय हो जाएगा। पहले गिलहरी था, अब गाय हो जाएगा। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कर्नाटक की, कर्नाटक की बात करेंगे तो यहाँ का हो जाएगा हाथी। क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। इन दोनों पर चर्चा किया है। केरल, केरल की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ का भी क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग करेंगे तमिलनाडु की बात करेंगे तो यहाँ पर एक नीलगिरी करके हैं, नीलगिरी जो है चेतल करके है कोई है, मैं कंफर्म नहीं, ये मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। उड़ीसा की अगर हम लोग बात करेंगे, उड़ीसा का कौन हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा सांबर। क्या हो जाएगा? सांबर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगर पूछेगा मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है बारहसिंगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर याद होना चाहिएगा बारहसिंगा। आप लोगों को याद होगा बारहसिंगा। यूपी के बारे में पूछेगा, क्या हो जाएगा? यूपी के बारे में बारहसिंगा हो जाएगा, आप लोगों को याद होगा। इसके बाद जो है झारखंड की पूछेगा तो झारखंड का क्या हो जाएगा? झारखंड का आप लोगों से अगर पूछेगा तो हो जाएगा यहाँ पर झारखंड का या झारखंड का भी हाथी हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। हाथी मेरे साथी। अगर छत्तीसगढ़ का पूछेगा तो जंगली भैंसा। क्या हो जाएगा? जंगली भैंसा हो जाएगा, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। इसके बाद में कौन सा राज्य छूट गया? फिर इसके बाद में तेलंगाना। कौन सा छूट गया? तेलंगाना छूट गया। और तेलंगाना का हो जाएगा एक चेतल करके हिरण आता है, चेतल हिरण। एक चेतल करके हिरण है, ये यहाँ का हो जाएगा। इसके बाद जब हरियाणा की बात करेगा, हरियाणा की बात करेगा तो हरियाणा का हो जाएगा काला हिरण। क्या हो जाएगा? काला हिरण जो है ये हरियाणा का हो जाएगा। क्या हरियाणा का ही पूछा गया था? नहीं पूछा गया। पंजाब का अगर पूछेगा, पंजाब का क्या हो जाएगा? तो पंजाब का भी क्या हो जाएगा? काला हिरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला हिरण हो जाएगा, आप लोगों को याद होगा। अगर पूछेगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का भी क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का भी काला हिरण। क्या हो जाएगा? काला हिरण। इसके बाद में नागालैंड क्या पूछेगा दोस्तों? नागालैंड का पूछेगा। नागालैंड का क्या हो जाएगा? सो नागालैंड का आप लोगों को याद होना चाहिएगा। नागालैंड का जी यहाँ पर हो जाएगा जो है इगोर, जिसको हम लोगों ने जो दोस्तों एक नाम दिया था मिथुन। क्या नाम दिया था? मिथुन यहाँ पर नाम दिया था। अरुणाचल प्रदेश का पूछेगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का पूछेगा तो भी क्या हो जाएगा? गोर या मिथुन से अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, बिहार, बिहार का पूछेगा। बिहार का क्या हो जाएगा? बेल, यहाँ पर याद होना चाहिएगा। फिर इसके बाद में अगर हिमाचल प्रदेश का, अभी मैंने आपको बताया था, हिमाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा? सो हिम तेंदुआ। क्या हो जाएगा? हिम तेंदुआ यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद में यदि लद्दाख का पूछेगा, अभी मैंने बताया था लद्दाख का भी क्या हो जाएगा? लद्दाख का भी हिम तेंदुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम तेंदुआ हो जाएगा। सो दोस्तों मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। मेरा यही प्रयास है, अंत में मैं जितना ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ कुछ, हाँ लेकिन पूरा एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं 50% भी एफर्ट डाल रहा हूँ तो केवल ये मेरे पार्थ के ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए। मेरा अंत में केवल एक ही सपना है, मैं ऑनलाइन और प्लस ऑफलाइन इतना डेडिकेशन से जीएस, हम लोग साइंस हो गया चाहे मैथ्स हो गया, अभी हम कंटिन्यूसली जो पढ़ा रहे हैं कि जितने भी बच्चे आते हैं हर एक गरीब के घर में इस बार दिया जले, वो सफलता की रोशनी जले, जिस रोशनी में जलकर उनके जलन को इस तरीके से राख हो जिस तरीके से होलिका दहन में खुद स्वयं होली जलकर राख हो गई थी। बात समझ में आ रहा है मेरी बात? मुझे नहीं पता मैंने अभी क्या बोला है, लेकिन लिटरली मानिएगा मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन के लिए ही पढ़ा रहा हूं। यूट्यूब का पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है कि इनकम, यहां तो मैं फोर्स नहीं करता, लेकिन अगर 10 विद्यार्थी भी देख रहे हैं तो इस बार 10 विद्यार्थी ये मान के चलिएगा कि वर्दी 2025 में चढ़ने वाली है, ठीक है, विद हेल्प ऑफ ऑफलाइन प्लस ये हमारी एमसीक्यू क्लासेस। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर जो है 9 पर हम लोग बात करेंगे। सवाल नंबर 9 है, अरब सागर में बने तूफान तेज का नामांकन किस देश में
अरब सागर में बने तूफान तेज का नामकरण किस देश ने किया है? पहले भी तूफान आया था, भारत ने। किसने किया है? भारत ने किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ सकता है तो याद कर लीजिएगा। क्या हो गया भाई, जल्दी हो। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर हम लोग 10 पर बात करते हैं। सवाल नंबर 10 प्रकार से निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली से किसने किया था? तो बरेली से किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय ने किया था या जनरल बख्श खां ने किया था? ठीक है, जनरल बख्श खां, बहादुर शाह द्वितीय, टांटिया टोपे नाना साहब ने बख्श खां से किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल। बाकी कल मैं इसके बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो वहां पर याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 11 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष पूरी क्लास को पता है 8 मार्च के दिन। कब मनाया जाता है? 8 मार्च के दिन भारत में हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो पेपर का पैटर्न यही रहेगा। अट्टूकल पोंगल उत्सव कहाँ है? अट्टूकल पोंगल उत्सव कहाँ है? तो ये मैंने बताया था, ये तिरुवनंतपुरम केरल में जो है यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, तिरुवनंतपुरम केरल। ठीक है, अब एक मिनट, ये थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है, सो इसको हम सोल्व कर लेते हैं और फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। सो मैंने कहा था कि पोंगल तो हम लोग तमिलनाडु में सेलिब्रेट करते हैं। अगर नाम के पीछे अट्टूकल आ जाएगा, पोंगल 4 दिन का होता है, अट्टूकल पोंगल 10 दिन का होगा, क्योंकि ओणम जो केरल में सेलिब्रेट किया जाता है, तिरुवनंतपुरम विशेष रूप से है दर्जा है। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 13 पर हम लोग पढ़ेंगे जाकिर हुसैन का संबंध किससे? तो एक प्रकार के तबला वादक है। ठीक है, और एक प्रकार सरोद वादक हाफिज खां। ठीक है, हाफिज खां के बारे में याद कर लीजिएगा, तो मैं मान के चलूंगा आप लोगों को याद होगा। और बिस्मिल्लाह खां, बागेश्वरी अहमद, ये सब सहनाई से हो जाएगा। सो ये अब कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिएगा कि दो आंसर नहीं बता रहा हूं मैं, जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण पुरस्कार या पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? ठीक है, आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। और इनमें से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? ये मैंने सवाल लिया था, कल मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। अब आप इस तरीके से देखो कि ये जो प्यारा भारत है, ये जो हमें प्यारा भारत यहां पर देखने को मिलेगा। अब आप ये देखो, ठीक है, ये आप लोग देखिएगा। देखो भारत में दो तरीके से वर्षा होती है। एक तो अरब सागर से किससे होती है? अरब सागर से वर्षा होती है। और एक होती है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। दोस्तों किससे होती है? बे ऑफ बंगाल से। यहाँ पर मैं केवल वर्षा ऋतु की बात कर रहा हूं। केवल कौन सी ऋतु की बात कर रहा हूं? वर्षा ऋतु की मैं बात कर रहा हूं। बाकी सारी ऋतुओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ना विंटर की बात कर रहा हूं, ना समर की बात कर रहा हूं। देखो ये हमारा अरब सागर है, ये आप लोग देख लीजिएगा, 1 मिनट गौर फरमाइएगा। ये अरब सागर है। अरब सागर में जो है तीन शाखा उठती है, 3 शाखा यहाँ पर उठती है अरब सागर में भारतीय मानसून की। और जो यहाँ पे लिख देता हूं, जो पहली शाखा है वो सीधी अटैक करती है केरल के इस वाले मालाबार तट के ऊपर। तो पहली बार तो केरल राज्य में यहाँ पर वर्षा होती है अरब सागर में जो फर्स्ट वीक ऑफ जून के पहले माह में यहाँ पर वर्षा हो जाती है। ये पहली मानसून, पहली शाखा। दूसरी शाखा सेंट्रल इंडिया में, ये जो हमारा सेंट्रल इंडिया का इलाका है, इसमें ये बुरी तरीके से वर्षा करवाती है। तो जो सेकंड ब्रांच उठती है, ये सेकंड ब्रांच मध्य भारत, ये कहां पर वर्षा करवा देती है? मध्य भारत में वर्षा करवा देती है। अब जो तीसरी ब्रांच उठती है, ये जाती है कहां पर? ये जाती है, तीसरी ब्रांच कहां पर जाएगी? तीसरी ब्रांच जाएगी गुजरात। सबसे पहले कहां पर जाएगी? गुजरात। गुजरात के बाद ये राजस्थान जाती है, और राजस्थान की सीमा बहुत बड़ी है, तो हो सकता है इसमें पानी कम हो, तो ये पानी ग्रहण करती है। ये पानी क्या करती है? ग्रहण करती है इंदिरा गांधी नहर से। कहां से? इंदिरा गांधी नहर जो है आप सभी जानेंगे, इंदिरा गांधी नहर से ये पानी ग्रहण करती है। और इसके बाद यह पंजाब, यह कहां पे वर्षा करवा देती है? यह पंजाब में वर्षा करवा देती है। तो ये और टोटल मानसून का 75% जो रेनफॉल होता है वो हमें अरब सागर से ही देखने को मिलता है। अरब सागर से 75% है,
तो मैं आशा जो करूंगा आप लोगों को याद होगा। और शीत ऋतु में यहां पर याद होना चाहिएगा कि जो शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु में भारत में वर्षा होती है, वो होती है आप लोगों का पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है? यहाँ पर हवाएं यहां पर आती है, पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं। तो ये आप लोगों को मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया है, बट आप देख सकते हैं कि ये कर्नाटक वगैरह, ये तमिलनाडु यहाँ पर शामिल नहीं होता। कल मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। बाकी क्लाइमेट, भारत की जलवायु बहुत बड़ी है, मैंने अच्छे तरीके से ऑफलाइन हम लोग जो डिस्कस करते हैं, बट अब यहाँ पर उतना समय मेरे पास होता नहीं कि मैं पूरा करा रहा हूँ, लेकिन मैं जितना भी करा सकता हूँ हाँ वो जरूर मायने में खास रहेगा। सो ये सवाल आप लोगों को यहाँ पर होना। अंत में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। सो क्वेश्चन क्या खलील अहमद को ही डाल दिया भाई? बताओ, क्वेश्चन का कुछ भी बना रहे हैं हमारे टीम वाले। सवाल यह है कि किस खिलाड़ी को द वॉल के नाम से यहां पर जाना जाता है? खलील, राहुल द्रविड़, हरभजन सिंह या मोहम्मद शमी? मैं आप सभी से माफी चाहूंगा, ऑप्शन सही नहीं, लेकिन सवाल इसका एक राइट आंसर है। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। मैं आशा करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा, आप नोट्स बना रहे होंगे। और पार्थ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यार बस कुछ समय और, जब एग्जाम होगी और एग्जाम में आप देखोगे कि आपके भाई का पढ़ाया हुआ किस तरीके से पेपर में आया, डोमिनेट करेंगे हम लोग पेपर में, ठीक है। शीर्ष से हो सकता है पहली रैंक इस बार पार्थ एकेडमी देवास की। और मैं तो कहूंगा कि कितने सैकड़ों विद्यार्थी हमारे ऑफलाइन सेंटर में, तो मैं चाहूंगा कि करीबन 50 से ज्यादा सिलेक्शन हो इस बार भारतीय सेना में। इसके लिए आप सभी को जो शुभकामनाएं। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 45 के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।